हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं जिस चैप्टर नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा और बोर्ड के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस ऐसे ही आप रिवीजन करते रहें, अपने नोट्स बनाएं, बस फिर तो एग्जाम अच्छे हो जाता है। तो हमारा जो जो चैप्टर है उस चैप्टर नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि इससे पहले के दो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल, उसमें जो हमारा चार्ज था वो बच्चों चार्ज था उसमें हमारा रेस्ट पे। जो भी स्टडी हम लोग चार्ज की रेस्ट पे करते हैं वो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। अब हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास चार्ज है वो चार्ज आएगा मोशन में। जब भी चार्ज मोशन में आएगा तो जो भी स्टडी होगी उसको हम लोग कहेंगे करंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में सबसे पहला और जो टॉपिक आएगा वो आएगा करंट कि व्हाट इज करंट। ये हमने सबसे छोटे में ही पढ़ा था कि जो करंट जो होता है, करंट को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो किसी भी कंडक्टर से किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी हम लोग फ्लो को कहते हैं करंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर रखते हैं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और नीचे रखते हैं कि कितने टाइम में जो है ये चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। और फॉर्मूला बढ़ाएंगे तो Q बाय T हो जाता है। अगर हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पर हमने Q को लिखा था Q इक्वल टू NE। तो हम चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, Q इक्वल टू NE बाय T की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट का। ठीक है, करंट की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट की हम बात करें, ये होती है एम्पियर। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा और इसके समझे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि जो करंट जो होता है वो वेक्टर एडिशन को, करंट जो होता है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जब ये वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेंगी, उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट एक तरीके का हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं हमारे पास करंट। ठीक है, करंट की मैंने यूनिट बता दी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक देखते हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे लिख रखे हैं हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके बाद, हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें बच्चों, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन आप दो हिसाब से देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में और दूसरा कि आप पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। अगर आप इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखते हो, अगर हम ये कहें कि भैया इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बार जो डायरेक्शन होगी करंट की वो अपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो करंट होगा वो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में देखें तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी, अगर ये डायरेक्शन आप किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपके पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में होगी। बस इलेक्ट्रॉन के टर्म में रखना कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, और लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ही चलती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बड़े ध्यान से देखेंगे। ओम्स लॉ क्या क्या कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से इसका स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो जो पोटेंशियल होगा किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके करंट के। अगर सिंपल इसका मतलब समझे, अगर हमारे पास एक बैटरी है
बैटरी 5 वोल्ट की है तो वो कुछ करंट जनरेट करेगी, मान लो 1 एम्पियर। अगर आपने यहाँ पोटेंशियल बढ़ाया 6 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी आपको बढ़ेगी। ऐसे अगर 10 वोल्ट किया तो पोटेंशियल बढ़ के 2 एम्पियर हो जाएगा, करंट बढ़ के 2 एम्पियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो भी इंक्रीज होता रहता है। और यही ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों करना है वो हम बाद में बात करेंगे। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो भी बॉडी का पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है आर, और इस आर को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इस आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हर कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हमारे एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? किसी भी कंडक्टर की, जिसकी वजह से ये अपोज करता है, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है जो हर कंडक्टर की होती है, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को नहीं होने देता या चार्ज के फ्लो को नहीं होने देता, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और हम और आगे बढ़े रेजिस्टेंस के मामले में और बात करें। हाँ, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है हम लोग देखें। रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन किन फैक्टर डिपेंड करेगा? सबसे पहला डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर की, जो हमारा कंडक्टर है उसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन में आपकी दो चीज आएंगी, एक लेंथ आ जाएगा और दूसरा एरिया आ जाएगा। लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर, कि जो हमारा कंडक्टर है उसका नेचर क्या है, कि कंडक्टर आयरन का है, सिल्वर का है, कोबाल्ट का है, कौन सा कंडक्टर है। तीसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तभी ओम्स लॉ ने पहले कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जब ज्यादा रखोगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इन तीन फैक्टर पे आपका जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओम्स लॉ के हिसाब से ग्राफ समझे, ओम्स लॉ का हिसाब से ओम्स लॉ कहता है कि जो V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा आपका, V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, वो ग्राफ होना चाहिए एकदम स्ट्रेट, इस टाइप से। अगर स्ट्रेट होगा तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर हम रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और निकालते हैं जिसमें उसकी लेंथ और जिसमें उसका एरिया कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हमें पता चला जो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा वो इनवर्सली होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वायर की थिकनेस को जितना बढ़ाते रहोगे तो वायर का जो डायमीटर होता है उसको जितना बढ़ाओगे मतलब एरिया बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ाओगे तो करंट अपना आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट तो अपना आप ही इंक्रीज होता है। इन दोनों फैक्टर को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो L/A, अगेन यहाँ पर एक नई प्रोपोर्शनलिटी आई है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक नया कांस्टेंट लगाते हैं जो यहाँ पर होगा रो। तो रो जो होगा, रो को हम लोग यहाँ पर नए नाम से जानेंगे। रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर रेसिस्टिविटी है क्या? यहाँ पे एक टर्म आती है क्वेश्चंस में पूछता है कि डिफाइन करो कि रेसिस्टिविटी है क्या। तो वो रेसिस्टिविटी की वैसे डेफिनेशन तो नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं रेसिस्टिविटी है क्या, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर कर लें और कंडक्टर का एरिया को कर दें 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो भी हमारा रेजिस्टेंस आएगा, इस फॉर्म में डालोगे, इसमें डालो, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी बराबर होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी वो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, अगर हम लेंथ की कंडक्टर को 1 मीटर ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वही रेजिस्टेंस उसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी रेसिस्टिविटी की? ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ये होती है आपके पास ओम मीटर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं बताई है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी यहाँ पर ओम होगी। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। और रेसिस्टिविटी याद रखना, रेसिस्टिविटी
ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, एरिया को हाफ कर दो, एरिया को कैसे कर दो, लेकिन रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं होगा, ओनली ऑन उसका रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे ये मेरा रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, अब मैंने इस रेजिस्टेंस की लेंथ को बढ़ा के कर दिया n टाइम कर दिया, लेंथ बढ़ा के हमने कर दिया n टाइम, तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो ना तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन आप ये भी समझो, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो वायर की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, मतलब लेंथ तो बढ़ेगी साथ में एरिया कम होगा, तो उसमें दोनों फैक्टर एक साथ काम करेंगे। तो मैं आपको उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा, जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा n स्क्वायर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। n का मतलब होता है कि आपने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज करा है, आपने लेंथ को कितने टाइम इंक्रीज, अगर मान लो हमने लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करा है तो रेजिस्टेंस 2 की पावर 2, रेजिस्टेंस के बाद 4 गुना हो जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया है तो अब आपका नया रेजिस्टेंस 9 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपका एमसीक्यू में आ सकता है। यहां तक ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका, करंट वाला, करंट खत्म, रेजिस्टेंस खत्म। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो होता है इसका पहले सिंबल देख लें, इसका काम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वो सब हम इसमें देख लेंगे। करंट डेंसिटी जो होती है बच्चों, इसका जो सिंबल होता है, करंट डेंसिटी का जो सिंबल होता है उसको लिखते हैं J से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको लिखते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसका कहीं कहीं बुक में एक फॉर्मूला और लिखा होता है, वो होता है I A cos थीटा। अब इस फॉर्मूले में इसमें फर्क क्या है, मान लो अगर कभी आपका एरिया वेक्टर का चेंज भी हो जाता है, एरिया वेक्टर ये चला गया तो इसके 2 कंपोनेंट हम लोग तोड़ लेते हैं एरिया वेक्टर के, एक इस डायरेक्शन में जो कि होता है A cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो क्या होता है A sin थीटा। तो अब जो हमारे पास जो करंट, जो हमें एरिया वेक्टर लेना है, हमें एरिया वेक्टर वही लेना है जो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो एरिया वेक्टर हम कौन सा लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन में है वो है A cos थीटा। तो इसमें से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है वो आपको बनता है I/A cos थीटा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट, ऊपर क्या होती है एम्पियर, नीचे क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपकी करंट डेंसिटी का इसकी यूनिट होगी। इससे ज्यादा करंट डेंसिटी ज्यादा नहीं आएगा, इसमें रिलेशंस काफी अच्छे सारे बन सकते हैं। तो करंट डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। करंट डेंसिटी के बाद ये वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको ये भी बता दी, करंट स्केलर होती है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं, जैसे एक को बोलते हैं कंडक्टेंस, एक जो हमारे पास टर्म है उसका नाम है कंडक्टेंस, और एक है हमारे पास कंडक्टिविटी। देखो नाम से समझो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कहीं ना कहीं राइम कर रहा है रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट के फ्लो को रोकता था या फिर करंट को अपोज करता था, या हम कह भी सकते हैं कि चार्ज के फ्लो को रोके वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो जितना ज्यादा किसी भी सर्किट में कंडक्टेंस ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ही कम। कहीं ना कहीं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है G। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली कंडक्टिविटी राइम करता है रेसिस्टिविटी से। किसी भी कंडक्टर की अगर आपको फाइंड करनी है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उसका रेसिस्टिविटी का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 1/ρ। इसका सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो ये आपकी दो छोटी छोटी टर्म्स थी, ठीक है।
अब हमारे पास एक डेरिवेशन आती है छोटी सी, जिसका नाम है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसकी डेरिवेशन है पूरी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओनली रिवाइज करा रहा हूं बच्चों, ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप देख लो, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताओ, मैं आपको डेरिवेशन की डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा ई, ये होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J जो होता है आपको पता ही है, J हमारा करंट डेंसिटी होती है, सिग्मा हमारे पास हमारी कंडक्टिविटी होती है, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा ई से आपको इसको प्रूफ करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगली जो डेरिवेशन आती है वो आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बारे में जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूरी डेरिवेशन तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इसके पीछे का जो भी डिटेल है वो डिटेलिंग पोर्शन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनिशियल में रूम टेम्परेचर पर मूव करते हैं विद अ वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, और प्रैक्टिकली जो होता है इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो मानी जाती है 0, एवरेज थर्मल जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन वहीं पर आ जाता है जहां पर पहले था, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उस केस में वेलोसिटी भी 0 हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस एवरेज थर्मल वेलोसिटी को चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इस कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच करते हैं, हम लोग इसको एक बैटरी से अटैच कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इसको एक बैटरी से अटैच करते हैं। जब बैटरी से अटैच करते हैं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज समझो एक्यूमुलेट होंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन अपनी एवरेज थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अब इन सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब फोर्स एक्सपीरियंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी अंदर, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट मतलब अचानक से मूव करेंगे इन अ स्पेसिफिक मैनर टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो ये जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उस वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। मतलब अगर हमने कंडक्टर में कोई बैटरी अटैच कर दी है, उस बैटरी के अटैच करते ही इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल ई माइनस में स्मॉल ई, माइनस साइन ये चार्ज को दिखाता है इलेक्ट्रॉन की, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। जो यहाँ पर टाउ जो होता है, टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं कि टोटल कितना टाइम लग रहा है। रिलैक्सेशन टाइम का जो मतलब होता है कि कोलिजन जो टाइम जो होता है कोलिजन के बीच का कितना टाइम गैप है। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन के बाद जो टाइम उसको मिलेगा, जो फ्री टाइम मिलेगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी डेरिवेशन 100% वो आपसे पूछेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, अगेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन का जो मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ई का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है। और वीडी का मतलब हमने अभी पहले पढ़ रखा है, वीडी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आई इक्वल टू एन ई ए वीडी। अगर आपको इसको प्रूफ देखना तो छोटा सा मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ। जैसे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। अगर मैं एक अपना कंडक्टर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, कंडक्टर लेंथ कितनी होगी मेरे पास, एल होगी कंडक्टर लेंथ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब हमने पढ़ा है कि जो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो Q इंटू वीडी बाय एल हो गया। अब मैंने चार्ज, आपको चार्ज निकालना, कितना चार्ज होगा। चार्ज के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको चार्ज निकालना है, सपोज करो मैंने आपको एन बताया था, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालूं, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कितना वॉल्यूम हो, कंडक्टर का वॉल्यूम है वी, और वॉल्यूम को हम यही तो लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, ये होता है वॉल्यूम। तो ये तो आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो यहां से चार्ज आ कितना, चार्ज आ गया नाली, मुझे ऐसे याद रहता है, चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया, नाली, चार्ज होगा नाली। जब भी मैं करंट, जब भी मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ तो रहता है कि चार्ज मुझे नाली ही लाना है। तो जो नाली आएगा तो बस मैं यहाँ पर बच्चों नाली डाल दूंगा, NaLe नाली इंटू वीडी अपॉन एल। तो एल से एल मैं काट दूंगा यहाँ से, तो आई कितना आ गया, आई आ गया NeAVD। लो ये आपकी डेरिवेशन होगी छोटी सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये डेरिवेशन में कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हाँ, अगला टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अगला टॉपिक हमारे पास है डिडक्शन ऑफ ओम लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ये थोड़ा डिटेल में जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हम लोग यहाँ से डिड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम लोग पुट करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिसका था I इक्वल टू NeAVD। I इक्वल टू NeAVD होता है। इस वीडियो को उठा के यहाँ पर प्लेस करेंगे हम लोग। I इक्वल टू NeAVD कितना हमारे पास, VD है हमारे पास स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। अब ओम्स लॉ के हिसाब से जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I। I तो है लेकिन V नहीं है। अब V कैसे लाएं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से हटाओ। अब हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में ये भी पढ़ रखा है कि जो E इक्वल टू होता है वो V बाय L होता है। अगर आप दो कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो E इक्वल टू V बाय L। तो मैं इस E को हटा के तो पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। N ऐसे रहेगा, E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा, A ऐसे छोड़ दो, टाउ ऐसे छोड़ दो, M ऐसे छोड़ दो, यहाँ बच गया E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला कितना होगा, V बाय L। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे रेजिस्टेंस होता है मेरे पास R इक्वल टू V अपॉन I। तो V तो मेरा ये रहा, एक काम करो पहले V को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, करंट के नीचे V कर देता हूँ ना, ताकि उससे आसान रहेगी। इस V जो ऊपर है ना, इसको यहाँ ले आओ करंट के नीचे। I अपॉन V इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू L। अब रेजिस्टेंस होता है V बाय I, यहाँ कितना I बाय V, तो इनका कर दो रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो हो जाएगा V बाय I, ये हो गया M L अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ये हमारे पास आ गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो अब इस लॉ से अगर देखोगे यहाँ पर तो ये तो आपका R हो गया, R इक्वल टू M L अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। तो अगर इस फॉर्मूले को कंपेयर करें हम लोग उस वाले फॉर्मूले से जो हमने ड्राइव किया था R इक्वल टू रो L बाय A, तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है, साफ सीधी बात है
कि यहाँ भी पता चला रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म कहलाती है आपकी रेसिस्टिविटी। तो अगर यहीं से मैं रेसिस्टिविटी निकालूं, रेसिस्टिविटी कितनी होगी, m/n e²τ। रेसिस्टिविटी जो है वो ना लेंथ पे डिपेंड कर रही है और ना एरिया पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास शुरू होगा जिसका नाम है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी बहुत अच्छे से समझना, मोबिलिटी है क्या। हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी कितना आसान टॉपिक है। मोबिलिटी में क्या होता है, अगर हम ये देखें, अगर हम हर चार्ज पार्टिकल को हर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं ना, हर चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो क्या करता है, हर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत आसानी से मूव करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल बहुत स्लो कर मूव करेगा। मतलब हर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूव करने की जो स्पीड होती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो डिफरेंट होती है। जिस पार्टिकल की जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी का सिंबल होता है, वो हम यू से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और नीचे क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बना वो स्मॉल ई टाउ बाय एम। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया मोबिलिटी का, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर मोबिलिटी चार्ज कैरियर दो तरीके के होते हैं। अगर हम चार्ज कैरियर की बात करें, तो दो तरह के चार्ज कैरियर आपके हो सकते हैं। एक चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अपनी अलग होगी जिसको म्यू ई से बोलेंगे, और होल्स की मोबिलिटी अलग होगी जिसको हम लोग म्यू एच से बोलेंगे। होल्स क्या होते हैं, होल्स एक तरह के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि आपको सेमीकंडक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स होते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉन से काम चाहिए जाता है, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर आएंगे तो आपको होल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होगी बच्चों, वो इसी फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। क्या होगी, स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पर जो एम होगा वो एम आप लोगे किसका, इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बात करोगे होल्स की बात करोगे तो होल्स की मोबिलिटी का फॉर्मूला जो होगा तो आपके पास ई टाउ अपॉन मास ऑफ होल्स लोगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक रिलेशन भी बना सकते हैं करंट के अंदर और मोबिलिटी के अंदर रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अभी हमने पता है मोबिलिटी कितना होता है हमारे पास। मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम चाहें तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां से रिप्लेस कर दें, एन ई ए, वी डी कितना आएगा, म्यू इंटू ई। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। ये एक छोटा सा रिलेशन बन गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी और करंट के बीच में एक छोटा सा रिलेशन हमारे पास स्टेबल बन चुका है। देखो बोर्ड में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप सारे रिलेशन अपने माइंड में सेट रखें। फिर भले चाहे वो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो, फिर भले चाहे वो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में J इक्वल टू सिग्मा ई, भले चाहे आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन हो, ये सारे रिलेशंस आपके माइंड में चलने चाहिए ताकि जैसे क्वेश्चन आए और आप समझ जाओ कि इसके अंदर ये वाला रिलेशन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा कि हम जिसकी बात कर रहे थे टेम्परेचर, तो आज उसकी बात करते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। टॉपिक का नाम होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस। टॉपिक नाम है आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस।
डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसमें मैं आपको दो टॉपिक दो सब्सटेंस पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो होगा हमारे पास कि हम कंडक्टर की बात करें, दूसरा कि हम लोग जो है सेमीकंडक्टर की बात करें। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, हमें पता है कंडक्टर के फॉर्मूले में जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है m/n(e²) टाउ होता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने से कौन सी क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है। पहली क्वांटिटी जो आपकी चेंज हो सकती है, एक तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, दूसरा चेंज हो सकता है आपका टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम एवरेज। तो हमने कंडक्टर में देखा है कि जो n जो होता है वो n होता है इंडिपेंडेंट। n जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर घटाओ, कंडक्टर में n का कोई रोल नहीं होता, n ज्यादा बढ़ते नहीं है। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर हमें एक चीज देखने मिलती है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत फास्टली मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आने से वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज कोलाइड करते हैं कि जो उनका पहले जो कोलिजन टाइम था, मान लो 3 सेकंड का था, अब जो कोलिजन टाइम है वो 3 से घट जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीजमेंट आता है, तो एवरेज टाइम घट जाता है। अब हमें पता है रेसिस्टिविटी तो एवरेज टाइम के इनवर्सली है। अगर ये टाउ घटेगा तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर आपको वन लाइन में अगर मैं समझाऊं, कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी में इंक्रीज होता है। अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब दूसरी बात सुनो हमारी, दूसरी बात सुनने के लिए आपको सेमीकंडक्टर की बात जानते हैं। सेमीकंडक्टर क्या कहता है, थोड़ी मेरी सुनो। सेमीकंडक्टर क्या कहता है कि सुनोगे, क्या सुनोगे, नहीं सुनोगे मेरी कहानी, कि सुनाओ भाई आपकी कहानी क्या है। सेमीकंडक्टर ये कहते हैं मेरे अंदर जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो तो सही रहेगा, m/n(e²) टाउ। मेरे अंदर ना अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना तो मैं अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को भी बढ़ा देता हूं। ठीक है, टाउ मेरे में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो डोमिनेंस है, जो जिसकी डोमिनेंस ज्यादा है, वर्चस्व ज्यादा है, वो है n का। मतलब n इतना ज्यादा बढ़ता है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ये तो इसके इनवर्सली है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी कम होगी। तो सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो लगभग अपोजिट नेचर का हो गए। अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटती है। तो अगर हम इसका ग्राफ भी देखें तो ग्राफ से हमें समझ में आ जाता है। अगर हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें रेसिस्टिविटी टेम्परेचर, तो ग्राफ सीधा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर, तो ये ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें फॉर्मूला मिल सकता है, कि हाँ जरूर फॉर्मूला मिलेगा कि भैया हमारे पास टेम्परेचर पहले इतना था तो इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस था या इतना रेसिस्टिविटी थी। अब टेम्परेचर बढ़ा के हमने जो है 20 डिग्री से 30 कर दिया, 40 कर दिया, अब टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। तो हमने देखा कि देखो ना फॉर्मूला क्या होता है, रो मतलब फाइनल रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो नॉट इनिशियल रेसिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और जो आपके पास अल्फा होता है वो अल्फा एक कांस्टेंट होता है। अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास कंडक्टर कौन सा है। अगर हमारे पास कंडक्टर है तो अल्फा आपके पास होगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में आपके पास अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला रखना, ये फाइनल रेसिस्टिविटी या इनिशियल रेसिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल टी।
ऐसे अगर चाहो तो इसको रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हो। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं रेजिस्टेंस के। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड में जो है इस क्वेश्चन के बारे में आया था कि वो कहता है कि गैलिनियम आर्सेनाइड का हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। गैलिनियम आर्सेनाइड का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। जब हमने इसको देखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखोगे इतने बीच के पोर्शन में यहां पर हटाएंगे और यहां पर लगाएंगे। इतने बीच में ये क्या करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। देखो यहां देखोगे, यहां पर ग्राफ चल रहा है स्ट्रेट, तो इतने बीच में ओम्स लॉ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर है नॉन लीनियर रीजन, यह नॉन लीनियर रीजन, और यहां पर ये नेगेटिव में आ जाता है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। यहां पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये है आपके पास गैलिनियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही अगर आप चाहो तो पीएन जंक्शन का भी डायग्राफ बना के दिखा सकते हो, वी आई वर्सेस, इस टाइप से वी वर्सेस आई का ग्राफ इस तरह के होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ओम्स लॉ को जो कंडक्टर फॉलो करेंगे उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है और ओरिजिन से पास होना ही चाहिए। अगर जो कंडक्टर का ग्राफ वी वर्सेस आई का ग्राफ और लीनियर नहीं है और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर आपके नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, जिसमें आपका एक तो गैलिनियम आर्सेनाइड आ जाता है और एक आपका पीएन जंक्शन भी आ जाता है। पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, उसकी बात हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे आकर के किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस या फिर जिसको रेसिस्टिविटी बोलो, वो दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पर आकर के हमारा कंडक्टर का या हमारे सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाए। अब ऐसा जो एग्जांपल होता है, एक ही एग्जांपल है, वो है हमारे पास मरकरी। मरकरी लगभग 4.2 केल्विन पर जाकर के सुपर कंडक्टर बन जाता है। 4.2 केल्विन देखोगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई आज तक हमने सेमीकंडक्टर डेवलप नहीं कर पाया जो हम लोग उसको यूज कर सके, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर पर उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके अलावा एक इसमें एक टर्म और आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर आप करके, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पर आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो टेम्परेचर जहां पर रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो हम इसका ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं एग्जामिनर को। ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, और हम देखें कि पहला रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, घटते 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 रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे क्या गया, जीरो हो गया। और जिस पॉइंट पर आपका रेजिस्टेंस जीरो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। यहां तक आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे रिवाइज करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं।